कैंसर से पहले प्री कैंसर स्टेजेस होती है। सो कैंसर दो तरह से हो सकता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। पहला दांत हमेशा जीभ पे लगता है और लगकर वो छाला क्रिएट करता है। लीवर बहुत कॉमन है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सुनते ही पेशेंट साथ में उनके परिवार वाले भी घबरा जाते हैं। पर ये कैंसर होता क्या है, ये होता कैसे है, इसके बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं ईशानी और आप देख रहे हैं आरोग्य भारत, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको देते हैं कुछ हेल्थ से जुड़े टिप्स और बात करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन कुमार जी। नमस्ते सर, सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, मैं हेड एंड नेक स्पेशलिस्ट हूँ। हेड एंड नेक मतलब मैं गर्दन और मुंह और गर्दन से ऊपर के जितने भी कैंसर्स हैं उसका स्पेशलाइजेशन है। सर, जब हम कैंसर की बात करते हैं, बहुत थ्रेटनिंग वर्ड लगता है हमें, ये सुनते ही डर लगता है, बट ये कैंसर होता क्या है? बेसिकली हमारे इसमें बॉडी की नॉर्मली सेल्स सब काम कर रहे हैं। अगर किसी सेल में किसी स्टिमुलस की वजह से कुछ चेंजेस आने लग गए, कोई भी चेंजेस जो नॉर्मली हटकर वो एक अलग तरह से काम कर रहा है, तो उसको कैंसरस फॉर्म बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एकदम से कैंसर आता है। कैंसर से पहले प्री कैंसर स्टेजेस होती है, फिर कैंसर प्री कैंसर स्टेजेस के बाद मैलिग्नेंसी, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस बोलते हैं उसे, फिर उसके बाद फिर मैलिग्नेंसी प्रॉपर, और उसके बाद फिर वो जब फैलता है तो इसमें दो तरह से होते हैं कैंसर्स। एक होते हैं बिनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब एक ही जगह पर सेल्स वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो सेल्स हमेशा इधर से उधर घूम रहे हैं। कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब कौन सा ऐसा होता है जो ज़्यादा हार्मफुल है? कैंसर दो तरह से हो सकता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन कैंसर होता है वो एक ही जगह रह रहा है, और जो मैलिग्नेंट है वो छोटा सा भी फैलने के उसके प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो बिनाइन कैंसरस है वो निकालने में और ऑपरेशन में उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रह रहे होते हैं। यूजुअली वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। बट मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट बहुत तेज़ी से फैलता है, और वो डेफिनेटली जान को और बाकी डिफॉर्मिटीज़ ये सब क्रिएट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। सर, आपने बताया कि कैंसर होने से पहले एक प्री स्टेज होता है उसका, तो वो क्या होता है और उसके जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, हम एक एक के तरह से बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर हम किसी भी ऑर्गन को, पहले हम ओरल की बात करते हैं। तो जैसे अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, या ओरल या चेहरे की बात करें, या मुंह के अंदर की बात करें, या गर्दन की बात करें, तो कोई भी, जैसे अगर हम गर्दन की बात करते हैं, एक छोटा सा लिम्फ नोड या कुछ ऐसे गांठ आ गई, कुछ भी गांठ आ गई, अब वो गांठ को हमको ये चेक करना है कि क्या ये गांठ कैंसर की है कि सादी गांठ है। ये इन्फेक्शन की भी गांठ हो सकती है, ये सिंपल गांठ है जो सालों साल पड़ी रह सकती है। बट हमको तभी चिंता का विषय होना चाहिए कि कोई भी गांठ जो काफ़ी सालों से पड़ी थी और अचानक से उसमें बदलाव आने शुरू हो जाए, उसकी स्पीड बढ़ने लगे, अगर उसका कलर चेंज होने लगे, तो फिर वो चिंता का विषय है और उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूरी है। ऐसी ओरल कैविटी के अंदर की बात करें, उसमें भी ऐसा होता है कि ओरल कैविटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि कहीं छाला है, वो छाला धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम उसे निगलेक्ट करते हैं। तो वो निगलेक्ट जब करते हैं उस छाले को, तो वो बढ़ रहा है। यूजुअली नॉर्मली छाले वो कुछ दिन में, अगर हम कोई दवाई लगाते हैं, घरेलू नुस्खे भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो छोटा हो जाता है या ठीक हो जाता है। पर वो छाला अगर बढ़ता जा रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, पेन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उसमें अगर चेंजेस बढ़ रहे हैं और साथ में उसके साथ साथ और भी कहीं गांठें आ रही, तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो मैलिग्नेंट रूप धारण कर चुका है, और हमको जितना जल्दी हो सके उसकी बायोप्सीज और उसका ट्रीटमेंट के लिए हमको सोचना चाहिए। सो जैसे हम ओरल कैंसर्स की बात कर रहे हैं, तो मुंह के कैंसर के होने के रीजंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली ओरल कैंसर्स हमेशा ऐसा माना जाता है। पहले तो देखिए, हमारे यहाँ पर तम्बाकू और इसका बहुत जगह प्रचलन है। अभी भी हम बात करें, बहुत सारे इसमें ऐसे ट्रेडिशंस हैं, खाना खाने के बाद पान दे रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें बनारस में, या बहुत सारे इसमें खैनी, तम्बाकू, ये सब चलता है। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। अच्छा, ट्रेडिशन भी बड़ा मज़ेदार है। इसमें ऐसा कहते हैं कि पहले यूजुअली कैल्शियम के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि कैल्शियम में चूना कत्था लगाते थे, तो बोलते थे कि वो बॉडी में वो कैल्शियम जा रहा है तो वो मदद करेगा। अब ठीक है, उसकी टैबलेट्स आ गई, बहुत सारी चीज़ें, पर वो एक ट्रेडिशंस है।
अब वो ट्रेडिशंस के बाद अभी फिर बाद में उसको कमर्शलाइजेशन हो गया, उसमें प्रिजर्वेटिव्स और वो सब सारी चीज़ें आ गई हैं। जब वो प्रिजर्वेटिव उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिलाते हैं केमिकल्स, तो कत्था, चूना और ये सब चीज़ें ना, इसमें कार्सिनिक मटेरियल भी होता है। वो लॉन्ग टर्म तक अगर हम इसका सेवन करते हैं तो डेफिनेटली वो एक कैंसर का एक पार्ट है। तो उससे ऐसा नहीं है कि एकदम से कैंसर आता है, कुछ छाले आएंगे, अल्सरेशन होगा, हम उसको डिनाई करते हैं। स्मोकिंग इज़ अगेन अ वेरी एग्रेसिव थिंग, उसके वजह से भी होता है। कोई अगर पान, तम्बाकू या ये सब चीज़ें खा रहा है और साथ में स्मोकिंग कर रहा है और साथ में अल्कोहल भी ले रहा है, तो उसका चांसेस ऑफ कैंसर्स होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, शार्प टूथ, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। यूजुअली हम लोग जब जैसे जैसे एज आती है उसमें ऐसा होता है कि कोई दांत तिड़क गया एज के वजह से, तो वो पहना दांत हमेशा जीभ पे लगता है और लगकर वो छाला क्रिएट करता है। पर अगर हम वो बार बार दांत को लगने दें और कंटिन्यूस ले रहे हैं तो बहुत ही एग्रेसिव कैंसर बनता है उससे। मतलब मेरे प्रैक्टिस में जो सबसे एग्रेसिव कैंसर्स में जो मैंने ट्रीट किए हैं उसमें डेंटल वाला तो बहुत ही एग्रेसिव होता है। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि 20 साल अगर हम कोई तम्बाकू खाएं और 2 साल या 1.5 साल कोई पहना दांत अगर जीभ पे लगता रहे तो वो कैंसर्स का बहुत बड़ा और एग्रेसिव फॉर्म सामने आता है। तो इसलिए हमेशा डेंटिस्ट के पास जाके या सब जाके एक बार उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। नॉर्मली बहुत अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, बट किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये इतना खतरनाक रूप भी ले सकता है। मेरा एक पेशेंट जो मुझे हमेशा याद रहता है, ही वॉज इन दिल्ली पुलिस और वो 25 साल का था मात्र। था मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे जगह जाके ऑपरेट भी कराया और उस ऑपरेशन के बावजूद भी 2-3 सर्जरीज के बाद भी वी कुड नॉट मेक हिम सर्वाइव। तो ऐसे केसेस में होते हैं बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। सो बहुत बार क्या होता है कि जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं हम डेंटिस्ट के पास जाके जब वो डेंचर लगवाते हैं तो उसमें कुछ कुछ शार्प एजेस सारी चीज़ें होती हैं। वो शार्प एजेस अगर वो जीभ पर लग रही बात करते समय तो वो उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उसको पे कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया उसके बाद हम नहीं दिखा रहे, उसको ज़रूर जाके दिखाना चाहिए। दूसरा, एक हमारे इसमें इंडिया में ये भी बहुत दिक्कत है कि हमारा जो पुराना डेंचर होता है, मतलब जो नकली दांत का सेट लगवा देते हैं, वो जैसे जैसे एज होती है तो मैंडिबल का साइज़ भी कम होता चला जाता है, तो वो ढीला पड़ता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो लगता रहता है, वो भी एक रीज़न होता है। ये इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। सर, जब हम कैंसर के कॉजेज़ की बात करते हैं तो कई बार हमने सुना है कि कैंसर हेरिडिटरी होता है, तो इज़ इट ट्रू? बेसिकली हेरिडिटी से हमको ऐसा पता चलता है कि कोई भी जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारी बॉडी जीन्स से मिलके बनी हुई है, बहुत सारे जीन्स, डीएनए सब मिलके बना होता है, तो हमारा एक पैटर्न है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स है उसमें ऑन्कोजीन्स को देखा जाता है। तो कुछ जीन्स कुछ लोगों में सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जो थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से लेता हूँ कि किसी बच्चे को हमको बहुत डांटना पड़ता है और किसी को थोड़ा डांटने पर ही वो ठीक हो जाता है, और किसी को बहुत ज़्यादा कुछ बोलो तो भी वो नहीं सुधरता। ऐसे जीन्स में भी ऐसा होता है, किसी को थोड़ा सा भी स्टिमुलेंट मिलता है किसी जीन्स में तो वो कन्वर्ट हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि हमारे बाजू में एक हैं, हमारे पड़ोसी हैं जो काफ़ी सालों से बीड़ी पी रहे हैं, 70 साल से 80 साल से, और उनको तो कुछ नहीं हुआ। और एक हमारे यहाँ पर आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ 20 साल बीड़ी पी और मुझे कैंसर हो रहा है या इसके सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जीन्स ऐसे हो सकते हैं कि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, पर हमारे जीन्स ऐसे हैं तो जीन्स डेफिनेटली मैटर कर रहे होते हैं। तो इसमें ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कि सेंसिटिविटी के लिए, और जो प्रोटेक्टिव जीन्स होता है, वो प्रोटेक्टिव जीन्स अगर किसी के अच्छे हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहते हो, बट जीन्स का फ़र्क आता है। और कुछ हेरिडिटरी डिसीजेज होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रही होती है। सर, हमारे लाइफस्टाइल और हमारा कल्चर कैसे अफेक्ट करता है? जैसे आजकल के टाइम पे आप देख रहे हैं कि एक भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल हो गई है बहुत ज़्यादा, हम खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते, ज़्यादातर हम जंक भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके यूनाइटेडली कैसे अफेक्ट करती हैं? जो भी हम बाहर का खाते हैं ये जब अंदर जाता है तो ये सब जगह से दिक्कत कर रहा होता है। लीवर पे इफ़ेक्ट डाल रहा है क्योंकि उनको पचाने के लिए हमारे लीवर में जो सब्सटेंस जा रहा है तो लीवर की भी हालत ख़राब होती है। सो उसको फैटी लीवर बहुत कॉमन है। फैटी लीवर होता है तो फिर पेनकास के ऊपर भी फ़र्क आता है और फिर डायबिटिक होने का भी चांसेस रहता है। ओबेसिटी भी एक रीज़न है। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था तम्बाकू को लेकर ये सब, तो ये सब्सटेंस भी कार्सिनोजेनिक हैं और वो आंतों के कैंसर्स और ये सब का बहुत कॉमन। अभी आने वाले समय में तो ये ट्रेंड हमको और पता चलेगा।
सर ये तो बात होगी कैंसर के सिम्टम्स की। जब हम प्रिवेंशन के बारे में आते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? कैंसर प्रिवेंशन के लिए गुड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फूड हैबिट्स। देखिए, हमें पता है कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, फूड, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जैसे इंडिया में हैं तो पॉल्यूशन बहुत कॉमन है यहाँ पर। पॉल्यूशन के साथ साथ अगर हम स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो फेफड़े के लिए नुकसानदायक है ना। खाने में अगर हम बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, एक तो वैसे ही फूड कंट्रोल्स में बहुत दिक्कत है इंडिया में। कोई भी कहीं भी अपना कुछ भी ठेला या कुछ लगा के कुछ भी इवेंट्स में खड़ा हो जाता है और दे सेल। जो हम अगर कोशिश भी करें रूल्स के अकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल पड़ता है वो कंट्रोल करना। पर अगर वो फूड हम कंज्यूम करते हैं तो वो भी एक छोटा एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है जो बाद में दिक्कत करता है। तो हमको फूड हैबिट्स पे बहुत ध्यान रखना है। हमको अपने बच्चों को ये ज़रूर समझाना चाहिए कि घर का खाना और सात्विक भोजन, फ्रूट्स बहुत यूज़ करें। ये सब चीज़ें डेफिनेटली प्रिवेंट करेंगी। फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फूड, घर का फूड, और मदर्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि खाने में घर का बच्चों को प्रमोट करें कि खाना घर का लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें, हरी सब्जी और ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। शेक्स और ये सब भी घर में बच्चों को दिया जा सकता है। तो फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइजेस के लिए उनको बोलें, है ना। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को शुरू से ही ये सब अच्छे हैबिट्स, गुड हैबिट्स, ये सब को प्रमोट करना चाहिए। हेल्दी लाइफ, अच्छी स्लीप, ये सब डेफिनेटली हेल्प करता है। सर, मूविंग टू एन एंड, मैं हर एक डिजीज़ के साथ कुछ ना कुछ मिथ्स जुड़े होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स जो आपने देखे भी हों और आपके पेशेंट से भी आपने सुने हो। जैसे कैंसर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ है कि बायोप्सी अगर हम लेते हैं तो वो फैलता है। सबसे पहला मिथ है ये कि क्योंकि कैंसर एक बार किसी भी वजह से हुआ, जैसे चाहे तंबाकू खाने से हुआ या शार्प टूथ से हुआ या कोई गांठ है जो बढ़ती जा रही है या किसी भी वजह से हुआ है, वो तो बढ़ रहा है। अब अगर हमको सिर्फ उसका जांच करनी है, क्योंकि किसी भी, जैसे किसी को कुछ भी बीमारी है, उसका जैसे ब्लड में कुछ है तो ब्लड सैंपल्स लेते हैं तो जांच से पता चलता है कि वो क्या है। उसी तरह से जब हम बायोप्सी लेते हैं तो बायोप्सी लेने से ही हमें पता लगेगा कि किस रूप का कैंसर है। वो स्पीड से बढ़ने वाला है या धीमी गति से बढ़ने वाला है, तेज़ गति से बढ़ने वाला है, या क्या है। वो जब तक हम बायोप्सी नहीं लेंगे, और बायोप्सी सिंपल छोटा सा एक छोटा सा पीस होता है। जैसे कि एक समझ लीजिए गोभी का कोई फूल है, उसमें से हमने छोटा सा एक पीस ऐसे निकाल दिया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी गोभी की स्पीड बढ़ जाएगी? उससे नहीं, वो तो नॉर्मल स्पीड से बढ़ रहा है। तो हमने सिंपल एक छोटा सा एक पीस लिया है और उसको जांच के लिए भेज दिया, जो 2-3 दिन के अंदर आ जाता है उसकी रिपोर्ट। और उसके आधार पे हम पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि इस वैरायटी के कैंसर को हमको कैसे ट्रीट करना है और क्या क्या मॉडलिटीज़ हम यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो मिथ है कि बायोप्सी लेने से कैंसर बढ़ता है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आई बिलीव कि आपने जितने हमें आंसर्स दिया और इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। फर्दर वी विल कीप टॉकिंग, और हमारे व्यूअर्स कमेंट में भी क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं अगर उनके कोई डाउट्स हैं या वो कोई क्वेश्चन ऐसा चाहते हैं कि हम उनके लिए उनकी तरफ से डॉक्टर से पूछें। तो आज के लिए सर इतना ही। थैंक यू सो मच।